गहरे नीले रंग की पानी जैसी धुंध ने उसे पूरी तरह घेर लिया। उस धुंध के अंदर से दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठी। जब धुंध छंटी तो उस विशाल और भयानक स्पाइन बैक बियर की जगह सिर्फ एक कंकाल बचा था। जान तुरंत पत्थर की तरह जम गया। उसने इनाटिजो को पकड़ा और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हिल ही नहीं पा रहा है। भागने की सोच रहे हो छोटे भाई? फिर से मिल गए हम। मेरी आवाज ठंडी और आक्रामक थी। जाना विश्वास से मुड़ा और मुझे अपनी ओर आते देखा। मैं हल्की लेकिन डरावनी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और उसकी गाल पर हल्के से थपथपाया। तो अब तुम मुझे बड़ा भाई भी नहीं कहना चाहते? उसी समय भालू के कंकाल से एक एनर्जी स्फीयर उठी और सीधे छोटे सियोन के माथे में समा गई। जोंगबाओ सीधे ब्रॉन्ज रैंक 5 पर पहुंच गया और उसकी अबिस प्रेशर और भी भयानक हो गई। मुझे साफ महसूस हुआ कि उसके शरीर से निकलने वाला दबाव और भारी हो गया है। इनदिगे तो उसी समय जमीन पर गिर पड़ी। जान की आंखें डर से फैल गईं। उस पल उसकी नजर में मैं किसी राक्षस से कम नहीं था। मर जा हरामी, उसने दांत भींचते हुए कहा। एबिस डीमन की पूंछ हिलने लगी और उसने डेडली शैडो हॉर्न स्किल एक्टिवेट कर दी। उसका निशाना मैं था, लेकिन वह मुझे छू भी नहीं सका। जोंगू शील्ड ने उसे पूरी तरह रोक दिया। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, जान तुम्हारा हाथ सच में बहुत भारी है। कितनी क्रूरता है। मुझे इसमें कोई शक नहीं था कि अभी अबिस डेमोनिक जाओ का हमला मुझे मारने के लिए ही था। मैंने गहरी सांस ली और एक जोरदार लात मारकर जान को जमीन पर गिरा दिया, फिर अपना पैर उसके चेहरे पर रख दिया। क्या तुम पापा और माँ ने कभी सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा? कभी कभी तो सच में मन करता है कि तुम्हें मार डालूं। जान पहले कभी मौत के इतना करीब नहीं आया था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था और उसकी आवाज कांप रही थी। क्यों? ये घटिया कछुआ इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? ये परीक्षा का क्षेत्र है, तुम मुझे मार नहीं सकते। वह लगभग चीख पड़ा। डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैंने अपना पैर हटाया और उस डेमोनिक जियाओ की ओर मुड़ा जिसे शुआंबाओ पहले ही काबू में कर चुका था। लेकिन मैं अपना ब्याज जरूर वसूल करूंगा। मैंने आदेश दिया, शुआंबाओ इस घटिया जियाओ को दबाकर रखो। शुआंबाओ ने गरजते हुए और भी भयानक एबिस प्रेशर छोड़ी। एबिस डेमोनिक लियो सीधे आसमान से गिर पड़ा। शुआंबाओ उससे 2 रैंक्स ऊपर था, इसलिए वह बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। मेरी आंखों में मजाक भरी चमक थी। मैंने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और सीधे जियाओ की चमकती फॉस्फोरस जैसी स्केल्स पर चीरा लगा दिया। जान डर से चिल्लाया, तुम मेरे डेमोनिक जियाओ के साथ क्या कर रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हारा डेमोनिक जियाओ? मैंने उसकी उल्टी स्केल को निशाना बनाया, एक झटके में चाकू घुसाया और मांस का टुकड़ा उखाड़ लिया। एबिस डेमोनिक जियाओ दर्द से चीख उठा, लेकिन शुआंबाओ के दबाव में वह हिल भी नहीं सकता था। फिर मैंने चाकू उसके सिर पर उभरे काले उभार की ओर किया और उसे भी मांस समेत उखाड़ लिया। रुक जाओ राक्षस! जान की आंखें खून से भर गई थीं। वह उसी समय मुझे मार डालना चाहता था, लेकिन उसी क्षण आसपास की जगह अचानक कांप उठी। 3 घंटे की पहली परीक्षा खत्म हो चुकी थी। सभी प्रतिभागियों को अपने आप जंगल से बाहर दूसरी परीक्षा के स्थान पर भेज दिया गया। उसी समय मॉनिटरिंग रूम में ल्यू फेंग स्तब्ध खड़ा था। उसकी नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थीं। स्क्रीन पर जमी आखिरी तस्वीर में मेरे प्रति स्पष्ट प्रशंसा झलक रही थी। यह लड़का सच में निर्दयी है। दूसरी तरफ वांग अलायंस हेडक्वार्टर्स को आखिरी वीडियो क्लिप्स अपलोड कर रहा था। परीक्षा की रैंकिंग भी पूरी हो चुकी थी। पहला स्थान जीन लिन नागन हाई स्कूल 10,860 पॉइंट्स। दूसरे स्थान पर सुचियाओ श्याओ था, जिसके पास सिर्फ 2,600 पॉइंट्स थे। लुई फेंग स्क्रीन के सबसे ऊपर चमकते नाम को घूर रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नगनान ने पूरे अलायंस में पहला एस रैंक प्रतिभागी पैदा कर दिया था। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार उसने इतनी उत्तेजना कब महसूस की थी। वह अभी संभल भी नहीं पाया था कि मॉनिटरिंग रूम का दरवाजा लात मारकर खोल दिया गया। शहर की मालकिन सुतिनलन तेज कदमों से अंदर आई। लियो वाई फेंग को देखते ही उसने पूछा, प्रिंसिपल लियो, यह जेन लिंग का मामला क्या है? अलायंस हेडक्वार्टर्स लगातार मुझे फोन कर रहा है। लियो फेंग ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसने पूरी घटना बताई और आखिर में स्क्रीन पर जमी तस्वीर की ओर इशारा किया। सब कुछ इस बीस्ट के कारण है। 60 साल में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। सुतिनलन स्क्रीन पर दिख रहे झोंगबाओ को घूर रही थी। तुम कहना चाहते हो कि इस कछुए और काले सांप के फ्यूजन ने एक ही बार में स्पाइन बैक बियर को मार दिया? लियो फेंग ने सिर हिलाया। सुतिनलन अब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। एक रैंक 5 टर्टल जो मुश्किल से 1 टप जितना बड़ा है, उसने रैंक 6 स्पाइन बैक बियर को लेवल जंप करके मार दिया। लेकिन तथ्य सामने थे। लियो फेंग ने कहा, हम उससे सीधे तभी पूछ पाएंगे जब परीक्षा खत्म होगी। अभी दूसरे स्तर की सर्विलांस दिखाओ। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो एक्सपो और मैं लगभग 100 मीटर व्यास वाले एक कमरे में खड़े थे। चारों तरफ की दीवारें जिजिनशी पत्थर से बनी थी। पूरे कमरे में सिर्फ मैं और एक्सबो ही थे। मैंने अभी अभी काटा हुआ ड्रैगन हॉर्न अपनी जेब में रख लिया। जान का डेमोनिक जिया बुरी तरह घायल हो चुका था। मैंने सोचा, अब वह शिंगो यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएगा। यह सोचकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। दूसरी परीक्षा अब डीमन बीस्ट को ढूंढकर मारने की नहीं थी, बल्कि यह देखने की थी कि हर प्रतिभागी ऑटोमेट्स के हमलों के सामने कितनी देर तक जीवित रह सकता है। जितना ज्यादा समय तक जीवित रहोगे, उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे ही मैंने खुद को तैयार किया, कमरे का पत्थर का दरवाजा खुला और यंगन सिटी द्वारा बनाया गया एक कॉम्बैट ऑटोमेट अंदर आ गया। एक ब्रॉन्ज लेवल 2nd टियर टेस्ट ऑटोमेट। जैसे ही वह अंदर आया, उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और शू को नजरअंदाज करते हुए सीधे मेरी तरफ दौड़ पड़ा। मैंने तुरंत आदेश दिया, शुआंबाओ इसे खत्म करो। मेरे आदेश पर जैम्बो ने पहले अपनी अबिस प्रेशर से उसकी गति धीमी कर दी और फिर अपनी गहरी काली कोरोजन मैजिक से उस ऑटोमेट को गलाकर पिघले हुए लोहे में बदल दिया। मैं अपने से 5 मीटर दूर पड़े उस पिघले धातु के ढेर को देखता रहा और गहरी सांस ली। अब मुझे समझ आ गया कि इस दूसरी परीक्षा की असली खासियत क्या है। टेस्ट ऑटोमेट का मुख्य लक्ष्य बीस्ट नहीं बल्कि बीस्ट मास्टर होता है। जैसे ही मुझे यह समझ आया, मैं तुरंत जैम्बो के पीछे छिप गया। भले ही मैं ब्रॉन्ज रैंक लेवल 5 तक पहुंच चुका था, फिर भी मैं एक आम इंसान से ज्यादा मजबूत नहीं था। जब तक कोई बीस्ट मास्टर डायमंड रैंक तक नहीं पहुंचता, वह अपने असली टैलेंट्स को जागृत नहीं कर सकता। उसे पहले उसकी शारीरिक ताकत में कोई खास फर्क नहीं होता। तभी कमरे का पत्थर का दरवाजा फिर से खुला और उससे पहले से भी ज्यादा ताकतवर टेस्ट ऑटोमेट बाहर आया। शियोनबो ने तुरंत आगे बढ़कर मुझे जोंगवू जेड शील्ड की एक परत से ढक दिया ताकि मैं सुरक्षित रहूं। यह नया ऑटोमेट पिछले वाले से अलग था। उसका पूरा शरीर जलती हुई लाल पत्थर से बना था और उसका स्तर भी ज्यादा ऊंचा था। ट्रायल फायर ऑटोमेट ब्रॉन्ज रैंक 3rd टियर। जैसे ही वह अंदर आया, उसने मुझे प्रतिक्रिया देने का कोई मौका नहीं दिया। उसने अपना बायां हाथ उठाया, सीधे मेरी ओर निशाना साधा और 3 आग के गोले दाग दिए। मैं प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया और वे सीधे मुझ पर आ गिरे। सौभाग्य से सियोन बाओ के सोंगवू जेड की वजह से मुझे कोई चोट नहीं आई। 3 मिनट बीत गए। जब ब्रॉन्ज रैंक 5th टियर लाइटिंग ट्रायल ऑटोमेट भी नष्ट हो गया, तो उसके बाद जो ऑटोमेट्स आने लगे वे पहले से अलग थे।
मैं धीरे से दीवार के पास खिसक गया और पत्थर के दरवाजे से निकलते दो नए टेस्ट ऑटोमैट्स को ध्यान से देखने लगा। ट्रायल वुड ऑटोमैट और ट्रायल अर्थ ऑटोमैट दोनों ही ब्रॉन्ज रैंक 5th टियर के थे। उसके बाद वे संख्या के बल पर हमला करने वाले थे। मैं लगातार उनसे दूरी बनाकर रखे हुए था, क्योंकि अगर उनका एक भी वार मुझ पर पड़ जाता तो मेरी परीक्षा यहीं खत्म हो जाती। उसी समय मॉनिटरिंग रूम में शहर के लॉर्ड सुटिंगलन आखिरकार मेरी असली प्रतिभा को समझ चुका था और अब उसे मेरे इस रैंक स्कोर पर कोई शक नहीं था। लेकिन तभी उसने कहा, रुको, ये अब सिर्फ एस रैंक नहीं रहा। अलायंस रैंकिंग के हिसाब से इसका स्कोर अब 20,000 पॉइंट्स पार कर चुका है। यह अब पहला एसएस रैंक बन चुका है। सुटिंगलन की आंखें सिकुड़ गईं और वह स्क्रीन पर चमकते मेरे नाम को घूरने लगा। एलियस जिंगो में आखिरी बार एसएस रैंक कब आया था? 1000 साल पहले या 2000? उधर परीक्षा के स्थान पर मैं एक और टेस्ट मैकेनिज्म पार कर चुका था। अभी तक मैं 9 मिनट से ज्यादा समय तक जीवित रह चुका था, लेकिन मुझे पता था कि अब ज्यादा देर तक टिकना मुश्किल होगा। कमरे के अंदर मौजूद 10 ब्रॉन्ज रैंक 5th टियर ऑटोमेट्स अचानक बदलने लगे। उनके सीने में लगे कोर्स तेजी से घूमने लगे और उनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स एक दूसरे में मिलकर अंत में एक विशाल 5 मीटर ऊंचा रेनबो कलर्ड कंपोजिट ऑटोमेट बन गए। मैंने दांत मींच लिए। तो यह भी संभव है, उस कंपोजिट जायंट ऑटोमेट का स्तर तेजी से बढ़कर सिल्वर रैंक तक पहुंच गया। यहां तक कि सबसे ताकतवर एक्सबॉ भी उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। जैसा कि उम्मीद थी, अंत में हम हार गए। हमारा सर्वाइवल टाइम ठीक 1000 सेकंड्स पर जाकर रुक गया और अंतिम स्कोर 30,000 पॉइंट से भी ऊपर पहुंच गया। फाइनल इवैल्यूएशन एसएसएस रैंक। सुटिंगलन यह देखकर इतना स्तब्ध रह गया कि कुछ बोल ही नहीं पाया। एसएसएस रैंक स्कोर उसने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं सुना था। पूरी शाइनिंग अलायंस के हजारों साल के इतिहास में कभी किसी ने 30,000 पॉइंट्स पार नहीं किए थे। जब अलायंस ने यह परीक्षा डिजाइन की थी और यह सीमा तय की थी, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई इसे पार कर सकता है, क्योंकि इस सीमा को पार करने के लिए जिस बीस्ट की जरूरत थी वह कम से कम लेजेंडरी रैंक का होना चाहिए था, और वह भी कोई साधारण लेजेंडरी नहीं। तभी सुटिंगलन को अचानक याद आया कि कल नागनन सिटी में एक बेहद शक्तिशाली एनर्जी फ्लक्चुएशन हुआ था। उस समय उसने सोचा था कि शायद किसी दूसरी दुनिया की नई दरार खुली है, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि असली वजह क्या थी। उसी समय मैं एक्सबो के साथ परीक्षा के क्षेत्र से बाहर निकल चुका था और शुरुआती परीक्षा के प्रवेश द्वार पर वापस आ गया था। बाकी प्रतिभागी दूसरी परीक्षा खत्म होते ही बहुत पहले जा चुके थे, इसलिए वहां ज्यादा लोग नहीं बचे थे। लेकिन जैसे ही मैं प्रवेश द्वार पर पहुंचा, मेरे पीछे से एक पागलपन भरी चीख गूंज उठी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पता चला कि एबिस डीमन के घायल होने के बाद जान दूसरी परीक्षा में 3 सेकंड भी नहीं टिक पाया था। वह तुरंत हार कर बाहर हो गया था और तभी से प्रवेश द्वार पर मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी रैंकिंग 1000वीं जगह से भी नीचे गिर चुकी थी, जिससे उसका शिंगो यूनिवर्सिटी में दाखिले का अधिकार खत्म हो गया था। जान की आंखें खून से भरी हुई थीं। उसने एक डैगर निकाला और सीधे मेरी ओर दौड़ पड़ा। मैंने ठंडी हंसी के साथ अपना छोटा चाकू निकाला और बस एक झटके में उसकी डैगर को दूर उड़ा दिया। मैं अपने इस छोटे भाई की ताकत और चालें किसी से ज्यादा अच्छी तरह जानता था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मेरे प्यारे छोटे भाई, तुम सच में एक निकम्मे हो। जान जमीन पर गिर पड़ा। मेरे शब्द सुनकर वह गुस्से से पागल हो गया और फिर से मुझ पर झपटने लगा। तभी अचानक दर्जनों स्टाफ मेंबर्स वहां आ पहुंचे। उन्होंने जान को रोक लिया और मुझे चारों ओर से घेर लिया। स्टाफ के नेता ने गंभीर आवाज में कहा, डायरेक्टर आपसे मॉनिटरिंग रूम में मिलना चाहते हैं। मैं कुछ पल के लिए हैरान रह गया। लगता है परीक्षा में मेरे प्रदर्शन ने डायरेक्टर का ध्यान खींच लिया था, लेकिन अभी तक मुझे अपना असली स्कोर नहीं पता था। मैंने सिर हिलाया और स्टाफ के लोगों के साथ धीरे धीरे प्रवेश द्वार से बाहर चला गया। जाने से पहले मैंने पीछे मुड़कर जमीन पर पड़े जान की ओर ठंडी नजर डाली और कहा, तुम्हें खुश होना चाहिए। अगर परीक्षा के दौरान हत्या करना मना न होता तो तुम्हारा शरीर अब तक ठंडा हो चुका होता। यह कहकर मैं बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। जान की आंखें लाल नसों से भर गई थीं। मुझे दूर जाते देखकर उसके मन में मुझे 1000 टुकड़ों में फाड़ देने की इच्छा उठ रही थी। उसका अबिस डीमन उसके पास पड़ा था और उसकी ऑरा साफ बता रही थी कि वह पूरी तरह घायल हो चुका है। आखिर मैंने उसकी सबसे महत्वपूर्ण रिवर्स स्केल और उसकी हॉर्न दोनों उखाड़ ली थी। इंडिस ने जान का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, शाओई मेरे साथ चलो, घर लौटकर मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हीलर ढूंढूंगी। जान का चेहरा अंधेरे जैसा हो गया था। वह बिल्कुल नहीं हिला। उसकी आंख के कोने से धीरे धीरे खून का आंसू बह निकला। काफी देर बाद उसने मुश्किल से कुछ शब्द बोले। याटिंग मेरी मदद करो। उसने सिर हिलाया। शाओई चिंता मत करो, शाइनिंग यूनिवर्सिटी के एग्जाम से पहले मैं इनाटिगे उसे हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। उसी समय अबिस डीमन को होश आया। उसकी बैंगनी और काली आंखें मेरी दूर जाती हुई आकृति पर टिक गईं। उनमें गहरी नफरत भरी थी। वह मुझसे नफरत करता था कि मेरे पास उससे ज्यादा ताकतवर बनने का मौका था और मैंने उसे पहले नहीं बताया। अगर उसे पता होता तो वह इस निकम्मे जान को कभी नहीं चुनता। वह मुझसे इसलिए भी नफरत करता था कि मैंने हमारे पुराने रिश्तों की कोई परवाह नहीं की और बेरहमी से उसकी सबसे महत्वपूर्ण रिवर्स स्केल और उसकी हॉर्न उखाड़ ली। उसी समय नागनन हाई स्कूल के मॉनिटरिंग रूम में एक स्टाफ मेंबर मुझे लेकर पहुंचा। प्रिंसिपल ल्यू फेंक आगे बढ़े और एक तेज तर्रार महिला की ओर इशारा करके बोले, यह है सुटिंगलन, नागनन सिटी की सिटी मास्टर। फिर उन्होंने एक उम्रदराज आदमी की ओर इशारा किया और उनका लहजा और भी सम्मानपूर्ण हो गया। और यह है मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के चीफ इंस्पेक्टर मास्टर शोजियन। ये हर शहर में बिगिनर्स टेस्ट की फेयरनेस को सुपरवाइज करते हैं। ये नाम सुनते ही मेरी आंखें सिकुड़ गईं। ये नाम पूरी शाइनिंग अलायंस में मशहूर था। शोजियन सिर्फ एक डिवाइन रैंक बीस्ट मास्टर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने 10 साल पहले वायन वर्ल्ड के खिलाफ हुए वर्ल्ड चैलेंज में पहला स्थान भी हासिल किया था। मैं तुरंत उत्साह में झुक गया और बोला, नमस्ते सिटी मास्टर, नमस्ते चीफ इंस्पेक्टर। शोजन ने हल्का सा हाथ उठाकर मुझे सीधा किया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम पूरे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में गूंज रहा है। वैसे मैंने अभी तक तुम्हें बधाई नहीं दी। पूरी अलायंस में सबसे अच्छा परिणाम हासिल करने के लिए बधाई। एसएसएस रैंक इवैल्यूएशन, कुल स्कोर 30,000 पॉइंट से भी ज्यादा। पूरे अलायंस में पहला स्थान सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। ये परिणाम मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अलायंस का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। शोजन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम्हारी वजह से अलायंस और आर्मी के सारे हाई ऑफिशियल्स में हलचल मच गई है। मैंने थोड़ा शर्माते हुए सिर खुजलाया और पूछा, क्या सच में इतना बड़ा मामला है? उन्होंने गंभीर होकर कहा, लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए कि बहुत सी ताकतवर फैक्शंस अब तुमसे अंदर ही अंदर नाराज हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अलायंस के इतिहास के पहले एसएसएस रैंक हो। इतना कहकर उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उन्होंने पूछा, तुम्हारी स्टार्टिंग लेजेंडरी रैंक बीस्ट तुम्हें कहां से मिली? यह सुनते ही मेरा दिल एक पल को रुक गया। शोजियन ने पहचान लिया था, लेकिन यह स्वाभाविक था। आखिर वह डिवाइन रैंक बीस्ट मास्टर थे। अगर वह यह नहीं पहचान पाते तो यही अजीब होता। मैंने तुरंत अपना भाव संभाला और कहा, मुझे एग्जाम बहुत तब मिला जब मैं साउथ आउटस्कर्ट्स में जंगली जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था। वह एक छोटी नदी के किनारे बेहोश पड़ा था। जब मैंने उसे देखा, उसके आसपास स्पेशल फ्लक्चुएशंस हो रहे थे।
स्पेशल फ्लक्चुएशंस, क्या वो एक सब डिमेंशनल रिफ्ट हो सकती है? ये शब्द तुरंत शोजियन के दिमाग में आया। इस दुनिया में दो तरह की रिफ्ट्स होती हैं, वर्ल्ड रिफ्ट्स और सब डिमेंशनल रिफ्ट्स। वर्ल्ड रिफ्ट्स बड़े और पूर्ण दुनिया की ओर जाती है, जिनके अपने स्थिर नियम होते हैं, जैसे वाइब्रेंट वर्ल्ड और डार्क वर्ल्ड, जिनसे इस साल युद्ध होने वाला है। इनमें से ज्यादातर दुनिया मानवता के लिए दुश्मन है और हमेशा अलायंस पर कब्जा करने का सपना देखती है। इसी कारण अलायंस ने एक हाई लेवल स्ट्रेटेजी अपनाकर 36 वर्ल्ड रिफ्ट्स को बॉर्डर बैटलफील्ड्स में महान दीवार के पार स्थानांतरित कर दिया है, जो पूरे राष्ट्र की रक्षा करती है। वहीं सब डायमेंशनल रिफ्ट्स छोटे और अधूरे सीक्रेट रियल्म्स की ओर ले जाती है। कुछ उच्च स्तर और उच्च गुणवत्ता वाले रियल्म्स इतने कीमती होते हैं कि उन्हें वर्ल्ड चैलेंजेस में एक्सचेंज रिसोर्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरी बात सुनकर शोजियन के मन में तुरंत ख्याल आया कि शायद एक लेजेंडरी ग्रेड सब डायमेंशनल रिफ्ट प्रकट हुई थी। ऐसे स्तर की रिफ्ट अपने आप में एक रणनीतिक रिसोर्स मानी जाती है। मैंने उनकी एक्सप्रेशन देखकर आगे कहा, लेकिन वह स्पेशल फ्लक्चुएशन सिर्फ कुछ सेकंड में गायब हो गई। जब मुझे लगा कि कोई खतरा नहीं है, तो मैं दौड़ कर गया और जंबाओ को उठा लिया। मैंने एग्जाम्बाओ के सिर को सहलाया और कहा, वह तुरंत ही मेरे साथ खुल मिल गया। यह सुनकर शोजियन की नजर थोड़ी गहरी हो गई। वह तुरंत समझ गए कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। तुम काफी समझदार हो, उन्होंने कहा। मैं भी सीधे मुद्दे पर आता हूं। इतना कहकर उन्होंने विषय बदल दिया और अब उन्हें एग्जाम्बाओ की उत्पत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस बार मेरी मुख्य जिम्मेदारी तुम्हारी असली स्थिति की रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स को देना है, लेकिन मैं यहाँ आर्मी की तरफ से भी आया हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन के लिए, जो इस साल के वर्ल्ड चैलेंज से जुड़ा है। यह सुनकर मैंने भौहें सिकोड़ ली। वर्ल्ड चैलेंज? शोजियन ने आगे कुछ नहीं कहा और बगल में खड़ी सुटिंगलन की ओर देखा। सिटी मास्टर सुटिंगलन तुरंत समझ गई और ल्यू फेंग तथा बाकी लोगों को साथ लेकर सम्मानपूर्वक कमरे से बाहर चली गई। अब मॉनिटरिंग रूम में सिर्फ शोजियन और मैं ही बचे थे। उन्होंने हाथ हिलाया और तुरंत एक साउंड प्रूफ बैरियर बना दी। उनका चेहरा बेहद गंभीर था। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इसे किसी भी हालत में बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस साल अलायंस का ओपोनेंट है इनर डीमन वर्ल्ड। इनर डीमंस बेहद शक्तिशाली होते हैं और खासकर मेंटल अटैक्स में माहिर हैं। उनके खिलाफ अलायंस की जीत की संभावना बहुत कम है। मैंने सिर हिलाया, क्योंकि वर्ल्ड चैलेंज के बारे में मैं पहले ही इंटरनेट पर पढ़ चुका था। तभी शोजियन ने एक फाइल खोली और अलायंस बॉर्डर्स का नक्शा हवा में प्रोजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि अलायंस पहले ही 9 लगातार हार झेल चुका है। अगर हम इस साल भी हार गए तो क्या होगा, जानते हो? उन्होंने अचानक मेरी ओर देखा। उनकी नजर बेहद गंभीर थी। इसका मतलब होगा कि अलायंस को अपनी टेरिटरी का एक हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। यह सुनकर मैंने गहरी सांस ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हालात इतने खराब हो चुके हैं। पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अलायंस को अपनी जमीन छोड़नी पड़े। शोजियन ने सिर पीछे झुकाया और आंखें बंद कर ली। टेरिटरी सरेंडर का मतलब कम से कम एक पूरा शहर और उसके साथ वहां रहने वाले सभी लोग। और जब यह इलाका सौंप दिया जाएगा तो उन लोगों का क्या होगा? यह सुनकर शोजियन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, उनके लिए सबसे अच्छा अंत यही होगा कि उन्हें जल्दी मौत मिल जाए, वरना वे दरिंदे कुछ भी करने में सक्षम हैं। यह सुनते ही मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। इतना भयानक! आखिर एक शहर में कम से कम 5 मिलियन लोग रहते हैं। इसलिए इस बार इनर डीमन वर्ल्ड के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड चैलेंज में हमें किसी भी हालत में हारना नहीं चाहिए। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया। भले ही मैं इस दुनिया में कुछ ही दिन पहले आया था, लेकिन अलायंस मुझे अपनी पिछली जिंदगी के देश जैसा ही महसूस होता था। मैं सच में ऐसा अंत नहीं देखना चाहता था। तभी शोजियन ने नक्शे को और झूम किया और बोला, सक्यूबस जाति का सबसे बड़ा फायदा उनकी मानसिक हमले की क्षमता है और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इसलिए हमें ऐसा कोई आर्टिफैक्ट ढूंढना ही होगा जो मेंटल अटैक्स को रोक सके। फिर उसने उंगली से नक्शे पर ह्यूगो ग्रेट वॉल के पास चमकते एक छोटे से बिंदु की ओर इशारा किया और कहा, उस सब डिमेंशनल रिफ्ट से मिलने वाला डिंगे इंचार्म टाइप और मेंटल अटैक्स के प्रभाव को पूरी तरह खत्म कर सकता है। अगर हमें हाई क्वालिटी डिंगविंग मिल जाए तो हम उससे मेंटल स्टेबिलिटी हेलमेट्स बना सकते हैं और अलायंस के लिए हालात पलट सकते हैं। इतना कहकर शोजियन अचानक मेरी ओर मुड़ा और बोला, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें उस रिफ्ट के अंदर जाना होगा, उसके कोर को ढूंढना होगा और उसे अलायंस के नियंत्रण में लाना होगा। यह सुनते ही मुझे आखिर उसका असली उद्देश्य समझ आ गया, लेकिन मैंने थोड़ा हिचकते हुए कहा, क्या आप मुझे थोड़ा ज्यादा नहीं आंक रहे? मैं अभी सिर्फ ब्रॉन्ज रैंक 5 हूं। वहां जाना तो सीधे मौत को बुलाने जैसा है। शोजियन ने सिर हिलाया और बोला, यह रिफ्ट बहुत खास है। इसमें सिर्फ ब्रॉन्ज रैंक 5 या उससे नीचे के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए तुम सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हो और मैं तुम्हारे साथ 2 और टीममेट्स भी भेजूंगा। फिर उसने गंभीर स्वर में जोड़ा, यह रिफ्ट बेहद खतरनाक है। बहुत से लोग पहले ही इसमें असफल हो चुके हैं, लेकिन तुम एसएसएस रैंक हो, सिर्फ तुम ही इसे पूरा कर सकते हो। इतना कहकर शोजियन ने मुझे सैन्य सलामी दी और बोला, अगर तुम यह मिशन स्वीकार कर लेते हो तो चाहे अंत में सफलता मिले या नहीं, सेना तुम्हें इनाम के रूप में एक स्पेशल एट्रीब्यूट एपिक आइटम देगी। जैसे ही मैंने इनाम शब्द सुना, मेरी दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। अगर इनाम है तो जाना नामुमकिन भी नहीं, और वैसे भी ब्रॉन्ज रैंक 5 की रिफ्ट इतनी खतरनाक नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, मैं जा सकता हूं, लेकिन मुझे एपिक बीस्ट की जरूरत नहीं है। चीफ इंस्ट्रक्टर, क्या आप मेरी कुछ चीजें दिलाने में मदद कर सकते हैं? इतना कहकर मैंने टेबल से एक कागज और पेन उठाया और ज़ाम्बाओ को शुद्ध करने के लिए जरूरी मटेरियल्स की सूची लिख दी। मिलेनियल हॉलो हार्ट ऑफ यिन यंग फ्यूजन, सेक्रेड वाटर ऑफ द नॉर्दर्न सी, बेचांट स्टेलर सैंड। सूची पढ़ते ही शोजियन ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली और बोला, इन सब में से मैं सिर्फ बेचांट स्टेलर सैंड को पहचानता हूं। ये एक लेजेंडरी मटेरियल है और अलायंस के संरक्षण में है। अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो मैं इसे इस मिशन के रिवॉर्ड के रूप में मंजूर करवा सकता हूं। मैंने बिना झिझक जवाब दिया, डील। मुझे पहले वो बेचांट स्टेलर सैंड हासिल करना था, बाकी मटेरियल्स बाद में भी मिल सकते थे। यह सुनकर शोजियन की आंखें चमक उठीं। तो फिर देर किस बात की, हम अभी निकलते हैं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी इवैल्यूएशन से पहले तुम वापस लौट आओगे। 7 दिन काफी हैं। शोजियन सच में एक एक्शन लेने वाला आदमी था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे मुझे मॉनिटरिंग रूम से बाहर खींच लिया। दरवाजा खुला तो सुटिंगलन सामने खड़ी थी और कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन शोजियन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। सिटी मास्टर सू, बाकी बात हम लौट कर करेंगे। अभी मैं इस लड़के को कुछ समय के लिए उधार ले रहा हूं। इतना कहकर उसने हाथ घुमाया और एक विशाल व शानदार आयरनवुड फ्लाई बीस्ट को बुला लिया। उसने मुझे उसके ऊपर बैठाया और खुद भी सवार हो गया। वह बीस्ट अपने पंख फड़फड़ाते ही आसमान में उड़ गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि कुछ ही पल में वह क्षितिज की ओर निकल पड़ा। यह पहली बार था जब मैं इतनी ऊंचाई पर किसी फ्लाइंग बीस्ट पर बैठा था, लेकिन मैं जल्दी ही इसकी आदत डालने लगा। मैंने झुककर उस बीस्ट की जानकारी देखी। आयरनवुड फ्लाई, इमॉर्टल पोटेंशियल, किंग रैंक लेवल 10।
मैं हैरान रह गया। सच में चीफ इंस्ट्रक्टर शोजियन की बीस्ट वैसी ही थी जैसी उसकी प्रतिष्ठा। उसी समय नागनन में लिन फैमिली के घर में एक और दृश्य चल रहा था। पापा, आपको जान को बचाना होगा। इनातिके ने जान को सहारा देकर ड्राइंग रूम में घुटनों के बल बैठा रखा था। उसका पिता इंडोगिन कुर्सी पर बैठा आराम से चाय पी रहा था, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। ये देखकर इंटेक गुस्से से बोली, पापा, अगर आपने उसे नहीं बचाया तो मैं आपके सामने अपनी जान दे दूंगी। ये कहते ही उसने एक तेज चाकू निकालकर अपनी गर्दन पर रख लिया। तब जाकर इंडोगिन ने प्रतिक्रिया दी। उसने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने दम पर उड़ सकती हो? इस तरह की धमकियां तुम्हारे पिता पर काम नहीं करती। इतना कहकर उसने जमीन पर घुटनों के बल बैठे जान की ओर ठंडी नजर डाली और कहा, और तुम तो बस एक निकम्मे कचरे हो। यह सुनते ही जान के भीतर दबा हुआ गुस्सा अचानक भड़क उठा। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसने झटके से इनाटिके के हाथ से चाकू छीन लिया और उसे अपनी ही गर्दन पर रख दिया। यह देखकर इंडुओगिन ठंडी हंसी हंस पड़ा। जब मेरी अपनी बेटी खुद को मारने की धमकी देती है तब भी मैं नहीं घबराता, तो तुम्हारे जैसे बेकार इंसान के लिए क्यों घबराऊं? जान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा शांत था, जैसे ठहरा हुआ पानी। उसने धीरे से कहा, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा मास्टर लिन, मैं आपके साथ एक सौदा करना चाहता हूं। यह सुनकर इंडुओगिन की भौं उठी और वह तुरंत दिलचस्पी से बोला, कैसा सौदा? जान ने शांत स्वर में कहा, मैं अपनी जान के बदले आपकी मदद चाहता हूं। चावाई नहीं। ये सुनते ही इनाटिके दौड़कर चाकू छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक बुजुर्ग नौकर आगे आया और उसे पकड़कर कमरे से बाहर ले गया। इंडोगिन ने घुटनों पर बैठे जान को देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी मौत की कोई कीमत नहीं है। मैं अलायंस के एक नए प्रतिभाशाली सदस्य से दुश्मनी क्यों लूं? जान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मुझे एक ऐसा रहस्य पता है जो आपको बहुत दिलचस्प लगेगा। कौन सा रहस्य? इंडोगिन ने पूछा। जान ने सिर उठाकर शांत आवाज में कहा, उस कछुए की असली पहचान अज्ञात है और वह निश्चित रूप से इमॉर्टल पोटेंशियल रखता है। फिर उसने शांत स्वर में जोड़ा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, मुझे सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि आपकी जिज्ञासा जाग जाए। अमृता का लालच भले ही आकर्षक था, लेकिन जोखिम भी उतने ही बड़े थे। इंडोगिन कुछ देर तक चुप रहा और उसे देखता रहा। मेरी तरफ उसकी नफरत अब जान के अंदर ताकत बन चुकी थी। अचानक चाकू उसकी गर्दन की ओर बढ़ा, लेकिन किसी ने उसे रोक लिया। अगले ही पल इंडोगिन की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। तुम्हारा यह छोटा सा रहस्य सच में मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है। जहां तक उस लड़के की बात है, वह एक ऐसा जीनियस है जो अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ है। अगर उसे मारना पड़े तो मार दो। ये सुनकर घुटनों के बल बैठे जान ने सिर झुका लिया और उसके होंठों पर एक टेढ़ी मुस्कान उभर आई। भैया, इस बार तुम गए। इस बीच टीलन फ्लाई की गति बिजली जैसी तेज थी। थोड़ी ही देर बाद क्षितिज पर एक उजाड़ और अंतहीन मैदान दिखाई देने लगा। चारों ओर हवा और रेत उड़ रही थी। नीचे क्या है यह साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे अंदाजा था कि हम अलायंस की सीमा पर मौजूद फ्रंटियर बैटलफील्ड पर पहुंच चुके हैं। मैंने रेत के पर्दे के बीच धुंधली सी एक रेखा को देखते हुए धीमे से कहा, एक बार जब हम ग्रेट प्रोटेक्टिव वॉल पार कर लेंगे तब हम उन प्रसिद्ध 36 डायमेंशनल रिफ्ट्स को देख पाएंगे। शोजियन ने टेलन फ्लाई को धीमा नहीं किया और वह दूसरी दिशा में उड़ता रहा। उसने कहा, यह बैटलफील्ड है, यहाँ रुकना ठीक नहीं। मैं तुम्हें सीधे सब डिमेंशनल रिफ्ट तक ले जा रहा हूँ। लगभग 1 घंटे बाद टीलन फ्लाई उस सब डिमेंशनल रिफ्ट के प्रवेश द्वार पर पहुंची और एक मिलिट्री बेस के चौक में उतर गई। तभी मैंने देखा कि चौक के आसपास सैनिकों के अलावा एक युवक और एक युवती भी खड़े थे। शोजियन ने परिचय कराना शुरू किया। यह है सुसिया ऑक्सियो, यह नॉर्थ आइस सिटी से आई है और अलायंस ट्रायल्स में दूसरे स्थान पर रही थी। और यह है लेस यांग, जो जिंगडू से आया है और तीसरे स्थान पर रहा। फिर उसने मेरी ओर इशारा किया, लेकिन वह मुझे परिचित कराने ही वाला था कि उसे बीच में ही रोक दिया गया। जरूरत नहीं है मास्टर इंस्ट्रक्टर, हम इनके बारे में पहले ही सुन चुके हैं। पूरे अलायंस के पहले एसएसएस रैंक। सुसिया ऑक्सियो मुझे तेज नजरों से देख रही थी। मैं भी सामने खड़े इन दोनों लोगों को गौर से देख रहा था। सुसिया ऑक्सियो के कंधे पर एक छोटा सा बर्फीला नीला बिल्ली जैसा जीव बैठा था। शायद वही उसका बीस्ट था। औपचारिक अभिवादन के बाद मैंने स्वाभाविक रूप से उस बिल्ली की जानकारी देखी। फ्रॉस्ट स्पिरिट कैट, इमॉर्टल एप्टीट्यूड, ब्रॉन्ज रैंक लेवल 4। फिर मैंने जिंगडू से आए लेसियांग को देखा। उसका बीस्ट एक छोटा भालू था जो मेरी कमर तक ऊंचा था। उसकी जानकारी थी जेड थंडर बियर, इमॉर्टल एप्टीट्यूड, ब्रॉन्ज रैंक लेवल 4। सच